बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कराची दौरे के हवाले से। आज कराची में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक मसरूफ़ और अहम दिन गुजरा। यानी आपको ये बताते चलें कि ख़ास तौर पे कामयाब जवान प्रोग्राम जो है उसमें मुख्तलिफ़ नौजवानों को जो कर्ज़े देने का सिलसिला था वो भी जारी रहा। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ शिकवे भी सामने रखे। इसके अलावा कराची और या सिंध से मुताल्लिक़ जो वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो ताख़ीर हो रही है उनके हवाले से भी बातचीत की गई। साथ ही साथ आटे की किल्लत और टिड्डी दल का जो हमला सिंध में यानी जो फसलें उसका तबाही का शिकार हुई उसके हवाले से भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम जो पॉइंट्स उठाए गए उन पर यकीन दहानी कराई कि इन तमाम मसाइल को हल कराया जाएगा। साथ ही साथ IG सिंध की जो तब्दीली का मामला था, अब ज़राए ये कहते हैं कि IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम की जगह जो क़ुरा निकला है वो है मुश्ताक महर का क़ुरा, जिन्हें कल शायद नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसके बाद वो चार्ज संभालेंगे। पर नाज़रीन, एक अहम बात ये हुई है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कोई मुलाकात नहीं की गई, ना ही एजेंडे में शामिल था, ना कोई स्केड्यूल्ड मुलाकात थी। हाँ, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं से किंगडी हाउस में यकीनन मुलाकात हुई, तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बहरहाल इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर ये बताइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो कराची तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ अहम मुलाकातें हुई। कहा यह जा रहा है कि IG सिंध का जो मसला था वो भी हल हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात जो बहुत अरसे से ताख़ीर का शिकार थी, कभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से और कभी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये मुलाकात नहीं हो पाई थी। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध की जो मुलाकात हुई उसमें सिंध या कराची के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो बात हुई है तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी भी कराई है, आप क्या कहते हैं सर? अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो कराची सिंध के जो भी फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली एक रिंग फेंस के तौर पे होने हैं और मुझे नहीं मालूम इस सिलसिले में कि वज़ीर आला सिंध ने किन प्रोजेक्ट्स की बात की है। और जहाँ तक ताल्लुक है K4 का, तो वैसे तो K4 को सिंध गवर्नमेंट ने ही प्रेजेंट करना है, जो कि टेक्निकल बुनियादों पे फेल हो चुका है। और बाकी जो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर के हैं वो कमिटमेंट पे काम शुरू हो चुका है और खासतौर से असद उमर साहब के आने के बाद से खासी तेजी आई है फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में। और जो आने वाली प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर SIDCL काम कर रही है और उसमें हम सब जितने इंजीनियर्स हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली आज खान साहब 2 प्रोग्राम्स के सिलसिले में आए थे, एक कामयाब जवान और दूसरा शौकत खानम का एक्नॉलेजमेंट जो अब कराची में शौकत खानम हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है, उस सिलसिले में सारे बिजनेसमैन के साथ उन्होंने गेट टुगेदर रखी थी और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम थे दोनों। और कामयाब जवान मुनफरिद और इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है SME को सपोर्ट देने के लिए है। हमारे यहाँ SME का जो GDP का जो कंट्रीब्यूशन है 40% GDP का कंट्रीब्यूशन जो है SME के थ्रू होता है और 25% एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन है, जबकि इनको बैंकिंग सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से जो सपोर्ट मिलती है वो 7%। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए और जो मिलती है जैसे कि बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज में, SME के थ्रू। और बेसिक मकसद ही ये था कामयाब जवान प्रोग्राम का, जिसको उस्मान डार साहब लीड कर रहे हैं और उसमें लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं छोटे बिजनेसमैन को या वो उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और ये एक बड़ा इसके लिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं टू प्राइम मिनिस्टर हफीज शेख साहब ने ये अनाउंसमेंट भी की है कि अनलिमिटेड
बजट प्रोवाइड किया जाएगा इस एसएमई प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद एक शौकत खानम का इफ्तिताह हो चुका था लास्ट ईयर, अब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। उस सिलसिले में भी प्राइम मिनिस्टर ने खासा एक्नॉलेज किया कराची के तमाम बिजनेसमैन को जिन्होंने हमेशा से शौकत खानम को सपोर्ट किया है। और प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट था कि जितने जेनरस कराची के लोग हैं मैंने कहीं नहीं देखे, और शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा था और फंडिंग कराची में होती थी। तो एक ये जबरदस्त आज तो प्राइम मिनिस्टर का दौरा था और फिर किंगरी हाउस भी गए, वहाँ सबसे भी मुलाकात हुई, सब लोगों से एक अच्छे माहौल में वहाँ पे डिस्कशन हुई। सर, आपके इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को क्यों अकेला छोड़ दिया गया सर? ना तो एजेंडे में शामिल थी मुलाकात, ना कोई जिक्र किया गया, क्या वजह है सर? अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम कि एजेंडे में शामिल थी या नहीं थी, उनके साथ मुस्तकिल कांटेक्ट में है। और जो लीडरशिप खान साहब ने असाइन की है, जिसमें परवेज खटक साहब, असद उमर और जहांगीर तरीन, उनके साथ मुस्तकिल मीटिंग्स हो रही है। इस्लामाबाद में भी मीटिंग्स हुई हैं। तो और फिर काबीना में भी एमकेएम के लोगों के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती रहती है। तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई इंटेंशनली इग्नोर करना या अवॉइड करने वाले सिलसिला नहीं है। सर, वैसे जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा कराची का इसका ऐलान किया गया था तो उस वक्त भी काफ़ी इस किस्म की खबरें जो हैं वो मीडिया पे आई कि ये मुलाकात स्केजुअल्ड नहीं है, यानी कोई उम्मीद नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मुलाकात करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से। इस हवाले से तरदीद भी आई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कि हमें इस हवाले से आगाह ही नहीं किया गया। तो सर, क्या वजह है? वो भी तो आखिर नाराज आपके इत्तेहादी हैं। जीडीए की नाराजगी अपनी जगह 2 सीटों के साथ, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 6 सीटें रखने के बावजूद भी क्या इतनी अहमियत नहीं रखती कि बात अहमियत की नहीं है डॉक्टर साहब, ये इसको समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं कि हर दफा जब प्राइम मिनिस्टर आए तो हर एक की मीटिंग हो सके। ये मुख्तसर दौरा था, 3:30 बजे प्राइम मिनिस्टर आए और अभी 9:30 बजे वापस गए हैं। और जो 2-3 खास प्रोग्राम थे उस सिलसिले में ये आए थे। और ये मीटिंग तो कभी भी हो सकती है, अभी इस्लामाबाद में अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे भी मुलाकात हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसको सीरियस कोई इशू है इस हवाले से। अवेलेबल है, सारा PTI अवेलेबल है, हर मिनिस्टर अवेलेबल है इनके लिए, गवर्नर साहब अवेलेबल है, प्राइम मिनिस्टर साहब अवेलेबल है, कभी भी मीटिंग्स हो सकती हैं। सर, एक बात जो कही जा रही है कि परवेज खटक साहब को या बाकी लोगों को जिनको ये टास्क दिया गया है, तो कुछ रहनुमाओं को ये भी कहना है कि क्या ये बेहतर नहीं था कि जो ऐसे लोग जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं या ये कि माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हिस्सा रहे, उन्हीं को MQM को मनाने के लिए भेजना चाहिए था? देखिए, असद उमर साहब कराची से ताल्लुक रखते हैं, वो इस कमेटी में हैं। कराची के प्रेसिडेंट होते हैं, फिरदौस शमीम नकवी होते हैं, अली माजिद शेख जो कि पार्लियामेंट्री लीडर हैं, फिरदौस सिंह अपोजिशन लीडर हैं, कराची प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से या तो मैं, अशरफ कुरैशी, हम दोनों में से कोई होता है। तो वो हम और खासतौर से असद उमर साहब को ये टारगेट है, जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब के साथ, और कराची की जो क्यादत है वो इसमें शामिल होती है। सर, आप उम्मीद करते हैं कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे या ये खलीज बढ़ती जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि रूटने और मनाने वाला सिलसिला होगा या होना चाहिए। ये सब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम हैं, खड़े, हम भी और MQM भी। और जो उनकी शिकायत हैं या जो उनके कंसर्न हैं उनको दूर किया जा रहा है, और ऑब्वियसली वो हमने करना भी है और करना भी चाहिए। तो ये रूटने मनाने वाला सिलसिला नहीं है। अच्छा, तो सर ये भी बता दीजिएगा कि यानी जो मुतालबात हैं उनमें से तो सर कुछ तो ऐसे मुतालबात हैं जो सिर्फ वफाकी हुकूमत के फैसले से मुनसर हैं सर, जिसमें फंड्स भी शामिल नहीं है, जिस तरह के मरदमशुमारी का मामला है या जो शिकायत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, या जो पॉइंट्स MOU में मौजूद हैं, जैसे ऐसे ऑफिसेज हैं जो कि बैन किए हुए हैं या बंद किए हुए हैं, जो कि सिर्फ वजारत दाखिला अगर इजाज़त दे दे तो खुल सकते हैं। तो सर ऐसे मामला भी क्यों मौखिर हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सेंसस का ताल्लुक है तो हम सब इस चीज़ में आगे हैं और इस चीज़ में बिल्कुल पेश हैं। कराची का मामला है और मैं खुद पर्सनली भी समझता हूँ कि सेंसस में जो ऑब्जर्वेशन हम सब की कराची आइट की, जिसमें आप भी शामिल हैं और बाकी कराची वाले, वो हमारे कंसर्न दूर होने चाहिए। और 5% का जो सैंपल ऑडिट होने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम सब एक ही पेज पे हैं। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है बाकी चीज़ों का,
और एक्चुअली ये तो कराची के प्रोजेक्ट्स के हवाले से ही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इनके ऑफिस की जहाँ है, जो लीगल ऑफिस हैं उसको खुलना चाहिए, और वो उसको मेरे ख्याल गवर्नमेंट देख रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि आईजी सिंध के हवाले से जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये है कि मुश्ताक मेहर का नाम जो है वो फाइनलाइज हो गया है। क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। जराए आपके हैं, मेरे भी जराए कुछ और कह रहे हैं। हाँ। ये बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला के दरमियान हुआ होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे। और इनका ये कहना था कि ये एक बहुत शॉर्ट विजिट था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, इसमें सबसे मतलब मिलना, सबसे मुलाकात करना मुमकिन नहीं थी। इस वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मुलाकात नहीं हो सकी, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर विज़िट या हर दौरे के मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात की जाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इस्लामाबाद में भी मुलाकात हो सकती है, या जिन लोगों को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मनाने का टास्क दिया हुआ है वो काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे अमली तौर पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कुंवर नवीद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंवर नवीद जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची दौरे पर तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अवॉइड किया जाता है। GDA की नाराज़गी दूर करने के लिए किंगड़ी हाउस भी जाते हैं, लेकिन सर क्या वजह है कि कहीं पे भी ना पहले एजेंडे में मुलाकात शामिल थी, बल्कि फिर भी तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई अचानक दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हो, जो कि बहादुराबाद वो तशरीफ़ ले जाएं ताकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात हो सके। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, जब जिस दिन MQM ने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सेंट्रल कैबिनेट से, काबीना से अलहदगी का ऐलान किया था, तो उसी दिन खालिद मकबूल भाई के पास वज़ीर आज़म साहब का फोन आया था और मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया था। क्योंकि अगले ही दिन हमारी उनसे मुलाकात तय थी असद उमर साहब से, तो खालिद मकबूल भाई ने वज़ीर आज़म साहब से यही कह दिया कि कल असद उमर साहब आ रहे हैं तो उनके साथ बैठ के प्रोग्राम बना देंगे। हमने असद उमर साहब को यही सजेशन दी, तजवीज़ दी कि देखें, अब हमारे रिजर्वेशन हैं और इश्यूज हैं, तो बेहतर यह है कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात से पहले ये इशू सॉल्व हो जाए। इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब की हम सब की नज़र में बहुत इज्जत है, वक़ार है, और ऐसा ना हो कि हम उनसे मुलाकात हो, इशू रिजॉल्व नहीं है तो और वो कहें कि भी आप कैबिनेट में आ जाएं और हमारे लिए आना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए इस बात से असद उमर साहब ने एग्री किया कि आपका बिल्कुल सही मौक़िफ़ है और बिल्कुल पहले इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए। कल भी PTI के दोस्तों की तरफ से हमारे पास ये मैसेज आया कि ये जो वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं इसमें हमारे शेड्यूल में एक ये शामिल है, तो हमने अगेन उनको यही तजवीज़ दी PTI के दोस्तों को जिनकी तरफ से मैसेज आया था। देखिए, इस वक्त चूंकि इशूज हमारे हनूज हल तलब है, उन पे पेशरफ्त बहुत सुस्त है, तो ये मुनासिब वक्त नहीं है। तो बेहतर ये है कि पहले इशूज हल हो जाए। वज़ीर आज़म साहब से हमारी मुलाकात होती रही है माजी में, खालिद भाई से तो होती थी, लेकिन हम लोग भी मुलाकात हमारी होती है। कम से कम मेरी खुद में MQM की मुज़ाकराती टीम में शामिल था, तो 4-6 मुलाकातें तो हमारी थी वज़ीर आज़म साहब से, तो मुलाकात तो होती रहेगी, पहले मसले हल हो जाए। और उन्होंने इस बात को एग्री किया जहां से हमें ये दावत आई थी, तो और क्या ना, ठीक है फिर इसी के ऊपर कर लेते, तो हमें इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमने खुद ने ही वज़ीर आज़म साहब को पहले ये कहा था कि अब विजिट पर आए तो आप बहादुराबाद हमारे ऑफिस पर आए, लेकिन अब चूंकि उस वक्त सूरत-ए-हाल अलग थी, अब सूरत-ए-हाल अलग हो गई है, तो अब वज़ीर आज़म साहब की हमारी नज़र में बहुत इज्जत है, बहुत वक़ार है। अब वो कह देते और हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता
तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमने खुद ने भी कोशिश यही की, हमारी कोशिश यही है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात होने से पहले उनकी टीम के साथ बैठकर इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। उससे पहले मतलब मुलाकात होना हमारी नजर में ज्यादा सूदमंद नहीं है। सर, आप उम्मीद करते हैं कि जो इश्यूज उठाए गए हैं या आपके जो MOU है उसमें जो शिक़े मौजूद हैं, क्या उन पर अमल दरामद किया जाएगा? बिल्कुल, इसलिए कि उनसे हर सतह पर यही बात की जाती है। आप खुद भी देख रहे हैं मीडिया में उनके तमाम लोगों की तरफ से। इसलिए कि देखें, पहले तो वो हमारे मुतालबात थे, लेकिन हमारे 2 MOU साइन हुए। पहला MOU साइन हुआ जिसमें हमारे 9 नुकात थे, वो बनी गाला में साइन हुआ। उस पर डिस्कशन हुई, उसमें इमरान खान साहब खुद तशरीफ फरमा थे। सेकंड, बहादुराबाद में हमारे ऑफिस पर साइन हुआ, गवर्नर सिंह जो थे उन्होंने उसको साइन किया। तो तमाम पहले तो वो हमारे मुतालबात थे। अब तो वो वफाकी हुकूमत के या वजीर आजम के वादे हैं ना, और हम हर तरीके से उनके साथ रहे, उनकी हुकूमत बनाने में मदद की। फिर उनके 2 बजट पास हुए, उसमें हमने सपोर्ट किया। उनकी बहुत सारी कानून साजी थी उसमें। उसके बाद हम चूंकि हम पर हमारे वोटर्स का, हमारे वर्कर्स का, हमारे सपोर्टर्स का दबाव था कि कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, हैदराबाद के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, तो MQM वहाँ पर बैठी हुई है, तो हम पे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था। इसलिए हमने यही रास्ता बेहतर समझा कि हम वजारत चलाएं। सर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का आज ये कहना था कि MQM रूठी हुई नहीं है, इसलिए उन्हें कोई मनाने नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 162 अरब रुपए हैं वो NFC अवार्ड से अलग हैं और सूबे में काम करने की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है। तो सर, ये तो ऐसा लगता है जैसे आपकी नाराजगी जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। गवर्नर सिंध का ये कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराज नहीं है जो उन्हें हम तो हमारी बात हो गई थी। तो देखो, हमें इस बात की ख्वाहिश भी नहीं है क्योंकि हमारे, लेकिन ये कि जब हमने किया तो असद उमर साहब तशरीफ लेकर आए। फिर सेकेंड टाइम उनकी बहुत अच्छी खासी बड़ी मुनासिब टीम, जिसमें परवेज खटक साहब मौजूद थे, जहांगीर करीम साहब मौजूद थे, असद उमर साहब मौजूद थे, अरबाब शहजाद साहब मौजूद थे, वो लोग आए। तो उसके बाद भी लेकिन चूंकि इशूज हो हल तलब है और हम भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि इशूज हल ना हो, और हम यकीनन वज़ीर आज़म साहब आते तो यही कहते ना। इस पर हमारे लिए अमल दरामद करना भी इशूज की मौजूदगी में मुश्किल हो जाता, और हम ये नहीं चाहते थे किसी तरह से वज़ीर आज़म साहब की एम्बेरसमेंट हुई। तो इसमें क्लियर कट है, और हमें कोई देखिए ना वजारत में जल्दी है ना हम रूठे हुए हैं। हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है कि भाई ये कल तक हमारे मुतालबात थे, अब ये आपके वादे हैं, और इन पर अमल करना वफाकी हुकूमत की, PTI की और इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे ये बता दीजिएगा कि रुकावट कहाँ है सर? ये मतलब एक अरसे से हम सुनते चले आ रहे हैं कि ये मुतालबात हैं, लेकिन ये मुतालबात पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं सर? की बात है जी, मतलब ये तो आप बात उनसे जो हमारे सवाल थे उसके जवाब तो मैं दे दिया। अब ये चीज क्यों नहीं हो रहे इसका आप फिर PTI से मालूम कीजिएगा। नहीं तो सर, क्या ये मतलब इसमें क्या एक्सक्यूज दिया जाता है कि जो आपके जायज मुतालबात हैं, या जो हम जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी ये सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल हम इस हक में हैं कि मर्दमशुमारी का ऑडिट होना चाहिए और जो जायज ऑफिस हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खुलने चाहिए। सर, ये बातें तो की जाती हैं, लेकिन फिर इन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? आप क्या समझते हैं, कोई अंदरूनी अनासिर हैं जो कि मना करते हैं कि नहीं जी ये इन मामलात को इसी तरह रखा जाए? वक्त हमने इसी इंतजार में गुजार दिया था ना जी, इसी वजह से फिर हमने बेहतर यही समझा कि हम अपने लोगों में तनकीद का सामना करें कि भाई हम वजारतों में बैठे हुए, हमारे लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, इसीलिए हम वजारत चलाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंवर नवीद जमील साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान किंगडी हाउस तशरीफ़ ले गए, जहाँ GDA के नाराज़ रहनुमाओं को जो है वो मनाया गया। उसके बाद तमाम GDA के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम साहब। इनसे हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि इतने शिकवों के बाद आखिर क्या बातें हुई हैं जिनके बाद GDA के रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। इसी हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज लतीफ़ पलीजो साहब का बयान भी सामने आया है, जिनका ये कहना था कि वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो नौकरियाँ दी जा रही हैं उनमें सिंध का बाकायदा हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मज़ीद ऐसे मुतालबात थे जो अयाज लतीफ़ पलीजो की जानिब से सामने आए हैं। उनका ये कहना था कि सिंध में इंतखाबात के दौरान जो धांधली हुई मुबैना तौर पे उसका नोटिस लिया जाए। इसके अलावा मज़ीद बहुत सी ऐसे इशूज़ उठाए गए जिनकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने नाराज़गी का इजहार किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। यहाँ आप भी बताते चलें कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तकरीबन सिंध असम्बली में 15 सीटें हैं और 2 सीटें जो हैं वो नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ अगर वोट्स का तनासुब देखा जाए तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने सिंध से 15% वोट हासिल किए हैं। तो लिहाजा एक अहम हिस्सा है नुमाइंदगी का जो कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पास है और यही वजह है कि किंगडी हाउस में पीर साहब पगारा से भी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वो दूर किए गए। जो शिकायत थी उन तमाम हवालों से बातचीत की गई। हम यहाँ रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम साहब से और उनसे ये जानना भी चाहेंगे कि जो वादे किए गए हैं या अमल दरामद भी उन तमाम बातों पर हुआ है। जिस तरह पहले भी एक वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है मिल चुका है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं से और जो शिकवे शिकायत थी जो कि ख़ास तौर पे न सिर्फ हमने देखा कि सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बल्कि इसके अलावा पंजाब में मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी गिले शिकवों का सिलसिला जारी रहा। यानी अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुश्किल में नजर आई। बहरहाल हमारा रब्ता जो है वो बहाल हो गया है। हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सरदार अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सर, क्या कहते हैं आज की ये जो मुलाकात हुई है किंगडी हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, तो सर क्या आपके तमाम गिले शिकवे दूर हो गए? जी देखें, जो हमारे मुतालबात थे या मसाइल थे वो तो इस आज की मुलाकात में न तय हो सकते हैं न हल हो सकते हैं। लेकिन ये बात खुशाइन थी कि वज़ीर-ए-आज़म के हम शुक्रगुजार हैं कि वो आए किंगडी हाउस, पीर साहब से मुलाकात की, GDA की रहनुमाओं से मुलाकात की और जो बातचीत हुई है उसके पेश नज़र हमें कभी उम्मीद है कि हमारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और एक मैकेनिज्म भी हम इस तरह का जो है वो हमने तजवीज़ किया है जिससे राब्ते का फुकदान जो है वो भी कम हो और जो आवाम को रिलीफ मिलने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। तो मजमूई तौर पर बहुत अच्छी मुलाकात थी और मुस्बत मुलाकात थी। सर लेकिन जो मीडिया टॉक हुई है उसमें तो अयाज लतीफ़ पलीजो की जानिब से अब भी कुछ ऐसी बातें की गई कि जी वफाकी हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट में जो नौकरियां हैं उसमें सिंध का हिस्सा प्रॉपर होना चाहिए, यानी वाज़े तौर पे सिंध का हिस्सा उसमें होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें की गई, तो इस हवाले से क्या यकीन दहानी कराई गई है आप लोगों को? जी, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि 15 नुकात हमारे चार्टर डिमांड में थे और जैली भी बहुत सारे नुकात थे, वो सारे जो हैं डिस्कस हुए हैं और जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि वो आज की मुलाकात में तो तय नहीं हो सकते थे, वो जाहिर है कि उसको वक्त लगेगा तय होने में और उसकी प्रोग्रेस हम मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे और जैसे जैसे वो हल होगा हम मजीद अगर कोई मामलात हुए वो भी उनके जो है गोशगुजार करेंगे
और कोशिश करेंगे अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। क्योंकि देखिए बात असल में ये है कि जो सिंध के अवाम है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो दोहरे अजाब में मुब्तला है। एक तरफ सिंध की हुकूमत है जो 12 साल से अवाम को जो है मसाइल में दरपेश उन्होंने किया हुआ है और कुचल दिया है और अवाम की चीखें निकाल दी हैं। जो तालीम का हाल है, जो सेहत आमा का हाल है, जो दीगर मामलात का हाल है, तो वो नागुफ्तबे है। और इसी वजह से हम वफाक की तरफ देख रहे हैं और वफाक की तरफ से हम ये तवक्कुआत हैं कि कुछ रिलीफ मिले और इसीलिए हमने ये मुतालबात वफाक के हलीफ के तौर पर पेश की पहले भी और आज भी वज़ीर आज़म के सामने। हमें कभी उम्मीद है कि ये हमारे मामलात, क्योंकि हमारे ज़ाती मामलात नहीं है, अवाम के मामलात हैं, अवाम के इशूज़ हैं और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हल होंगे। सर, इरसा के हवाले से जो बात की गई है कि सिंध को जो पानी का हिस्सा है वो प्रॉपर दिया जाए, तो उस हवाले से क्या फैसला किया गया है? कि हमने ये कहा है कि करप्शन सिंध का कोई मसला हल नहीं हो सकता जब तक करप्शन कम नहीं होती, क्योंकि हर दीमक की तरह जो है वो माशरे को करप्शन खाता है, हर मामले को करप्शन जो है वो बेतौकीर कर देता है। तो एक बात है। दूसरी बात, सिंध का पानी जो है वो सिंध के हक को, उसमें कोई डंडी ना मारी जाए और सिंध का पानी जो है हक तो सिंध को मिले। एक चश्मा झेलम लिंक कैनाल पे पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी हुई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसको हमने मुतालबा किया है कि उसको रद्द कर दिया जाए और उसको न बनाया जाए, जिस पर हमें मुस्बत जवाब मिल रहा है। और उसके अलावा कराची के पानी के लिए हमने आवाज़ उठाई कि K4 का मंसूबा जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ कराची के अवाम जो है प्यासे के प्यासे मर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे इलाके भी मैं जानता हूँ जहाँ वजू का पानी भी नहीं है। तो K4 का मंसूबा जो है हमने मुतालबा किया जल्द से जल्द ओरिजिनल फॉर्म में जो है मुकम्मल किया जाए, ताकि कराची के अवाम जो है पानी के मसले से इनकी जान छोड़ सके। इसके अलावा रोजगार, नौजवान हमारे बगैर रोजगार के तालीम याफ्ता हो रहे हैं, डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे हैं, जूते चटक चटक के फिर रहे हैं, बिल्कुल एक लाचार की तौर पर। लेकिन हमने मुतालबा किया है कि जो वफाकी हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो सिंध का जो जायज कोटा मेरिट पे नौकरियां दी जाए यहाँ पर। हेलो, जी 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 मैं सुन रहा हूँ। इसी तरीके से दीगर मसाइल हैं जो हमने रेशिए गैस और गैस 70% जो है सिंध से निकलती है, ठीक है, और इसी तरह से तेल भी सिंध से तकरीबन 50% निकलती है। लेकिन जिन इलाकों से वो सिंध निकलती है गैस और तेल निकलता है वो बहुत कीमती वो हैं समझे गैस और तेल। लेकिन वो जो इलाके हैं उस अवाम जिस डिस्ट्रिक्ट से वो निकल रहा है गैस और तेल, वहाँ के अवाम बहुत गुर्बत में मुब्तला। तो ये एक नाइंसाफी हमने मुतालबा किया है कि वो जो कंपनियां हैं जो गैस और तेल निकालती हैं वो दुनिया भर में यही होता है कि वो अपने उस इलाके को डेवलपमेंट वर्क को खुद करती हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर स्कूल खुलें, अच्छे अस्पताल खुलें, तालीम गाहें हों और लोग माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। तो ये भी हमारा मुतालबा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुतालबात थे। सर, सिंध की जमीनों के हवाले से कहा गया है कि उस पर बहुत से लोग काबिज हैं या हुक्मरान काबिज हैं, तो सर वो भी जानना चाहूंगा। गन्नूम का मसला हुआ, पहले गन्ने का मसला था, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से टाइमिंग का फर्क पड़ रहा है। जो काश्त की जाती है पहले सर्दियां दिसंबर में होती थी तो गन्ना दिसंबर में काश्त किया जाता था। अब इतनी सर्दियां दिसंबर में नहीं हुई तो गन्ना अगर दिसंबर में काश्त होगा तो वो उस तरीके से भरपूर तरीके से नहीं उगेगा जो कि सर्दियों में उगता है। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे फर्क आए। उसके अलावा एक स्कैंडल सामने आया कि सिंध हुकूमत ने पिछले साल जो है खरीद बहुत कम की। जो बारदाना जो बोरियां होती थी जिसमें गंदम रखी जाती है तो वो अपने ब्रोकर्स को दी, मतलब वो काश्तकार को नहीं दी। तो ब्रोकर्स ने मार्केट में बेचकर वो फिर स्मगल करते हैं। और जो इन्होंने खरीद कम की और ये कहा कि 80 लाख बोरियां मौजूद हैं गोदामों में, जबकि बाद में मालूम चला कि 40 लाख बोरियां जो हैं वो चोरी हो चुकी हैं। तो एक सप्लाई में कमी हो गई, डिमांड उतनी रही, बढ़ गई बल्कि, और सप्लाई कम हो गई। इसलिए
गंदम की जो है नापैद हो गई और कीमतें बढ़ गई। तो ये सारे मामलात हैं जो कि इनएफिशिएंसी नहीं है, करप्शन की वजह से होते हैं। ये लोग जो हैं अवाम के कॉस्ट पर पैसा बनाते हैं, जिसकी करप्शन की देखिए FIA है, दीगर इदारे हैं, इदारे हैं वफाकी जो कि करप्शन का सद्भाव कर सकती हैं। हमारा मुतालबा वफाकी हुकूमत से था उन इदारों को मजबूत किया जाए और वो ये करप्शन की रोकथाम के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करें। सर, IG सिंध के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मुश्ताक महर का नाम जो है वो फाइनलाइज हुआ है। GDA का क्या मौक़िफ़ है सर इस हवाले से? सूबे का इख्तियार है, लेकिन हमने वो IG कोशिश की है जो अवेलेबल थे, जो कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा ना हो। तो लिहाजा अगर आइंदा भी वो IG अगर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बनने की कोशिश करेगा तो फिर वफाकी हुकूमत इस पर एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहीम साहब, रहनुमा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। आपको ये बताते चलें कि ये वायरस अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, ख़ास तौर पे चीन या जो फार ईस्ट के जो ममालिक हैं जिनमें थाईलैंड है, जापान है, कोरिया है, इसके अलावा अमेरिका में भी केसेस सामने आए हैं। आपको ये बताते चलें कि चीन में तकरीबन 80 अफराद जो हैं वो इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। 2700 अफराद इस वायरस से मुतासरा हैं और थाईलैंड, जापान, ताइवान, अमेरिका और जनूबी कोरिया समेत 14 ममालिक तक ये वायरस जो है ना पहुंच चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस का 5वां केस भी अब रिपोर्ट हो गया है और अमेरिकी महकमा खारजा जो है वो चीन में मुकीम अमरीकी बाशिंदों के इनखला के लिए कोशिशें कर रहा है। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का निज़ाम सख्त कर दिया है। कहा तो जा रहा है कि थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं, यानी ऐसे लोग जो चीन, कोरिया, थाईलैंड, ताइवान या ऐसे ममालिक से आ रहे हैं उनको बाकायदा उनके टेम्परेचर को या उनके दर्जा हरारत को मॉनिटर किया जाता है। अगर किसी का भी दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो उसे एयरपोर्ट पे रोक के उससे क्वारंटाइन में रखा जाता है, यानी पहले आइसोलेट करके रखा जाता है, देखा जाता है कि इसमें वायरस मौजूद तो नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से भी एक प्रेस रिलीज निकाली गई जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इस बात का नोटिस लिया और तमाम जो सेहत के इदारे हैं उनको अलर्ट किया गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो वज़ीर सेहत अजरा फजल पेचो हैं उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया और तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कोरोना वायरस क्या है और किस तरह इंसान में मुंतकिल होता है। हाँ, ये एक नई बीमारी मेरे ख्याल में लोगों के लिए है और ये वायरस है जैसे आप कह रहे हैं, और एक ये वायरस बड़ा स्ट्रॉन्ग वायरस है आप रेस्पिरेटरी ट्रैक का, यानी कि सांस की नाली का ये बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का वायरस है जो कि फौरी तौर पे असर करके और ये कॉम्प्लिकेट कर देता है, कॉम्प्लिकेशंस कर देता है, पेचीदगियां पैदा कर देता है जिससे इंसान को परेशानी होती है। बेसिकली ये वायरस जो है कोरोना वायरस ये बर्ड्स में, एनिमल्स में होता है और जो लोग इसको हैंडल करते हैं, परिंदों को या ये जो जानवर होते हैं घर में, उससे जो है ये लगता है लोगों को, फिर लोगों से फिर दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसमिट होता है एनिमल टू ह्यूमन एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन। इसलिए ये एक खतरनाक किस्म का वायरस है और चूंकि ये बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है एक से दूसरे इंसान में और बहुत जल्दी जो सांस की जो नालियां है उसको चोक करता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो सांस की रुकावट होती है और इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं और फिर इसमें इंसान इंतकाल भी कर जाता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का वो है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वायरस का कोई इलाज मुमकिन नहीं है, किसी भी वायरस का इलाज नहीं होता है, उसकी प्रिवेंशन होती है, रोकथाम होती है। जी, हमारे यहाँ रोकथाम पे बहुत कम जोर दिया जाता है, इसलिए ये
मैं समझता हूं कि हमें बहुत ज्यादा इसको रोकने की जरूरत है, ताकि क्योंकि ये बिल्कुल नजला जुकाम से शुरू होता है, नजला जुकाम होता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बात खराब होती है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हम नजला जुकाम को लिफ्ट नहीं कराते। जब तक 2-3 दिन बाद कोई बुखार वगैरह होता है, उसके बाद जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो भी खुद मेडिकेशन कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन हो जाती है, मेडिकल स्टोर से जाके पूछ लिया, किसी पड़ोसन से पूछ लिया और वो दवा इस्तेमाल कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर कोरोना वायरस के लिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान में ये वायरस मौजूद है? यानी जिन लोगों के घर में पेट्स होते हैं, कुछ लोग बिल्लियां पालते हैं, कुछ लोग हिफाजत के लिए कुत्ते भी रखते हैं, तो क्या ऐसे जानवर जो घर के पालतू जानवर होते हैं, इनमें ये वायरस मौजूद होता है, या ये चीन से ही जो लोग आएंगे वही अपने साथ लेकर आ सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका बुलंद। बात सारी ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो घर में परिंदे या जो जानवर हैं, जो घर में पालतू जानवर है, उसमें ये होगा, ऐसा नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस जो है ये जानवरों में ही इसकी जो है वो ग्रोथ होती है, और ये हो सकता है कि उसमें हो सकता है, और ये उस सूरत में हो सकता है जैसे कोई चाइना में जैसे ये डायग्नोज हुआ है, वहां से कोई आदमी आया और उसके घर में बिल्ली या डॉग या कोई इस तरह की चीज है उनके घर में, इवन के अगर किसी पोल्ट्री फार्म का जो वर्कर है उसको अगर होता है तो तमाम मुर्गियों पे ये ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरह से और बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स में ये ट्रांसफर हो सकता है, और फिर उस बर्ड्स को जो हैंडल करता है वो उसको होगा, और उसके बाद वहां से एक इंसान से दूसरे इंसान में होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है, ये एक पार्ट आपका है कि जी क्या घर में जो चीजें हैं उसमें चांसेस कम है अभी फिलहाल पाकिस्तान में। लेकिन जो लोग, दूसरा जो पार्ट आपका है कि चाइना से जो लोग आ रहे हैं उनमें बहुत मुमकिन है कि ये हो सकता है, और इसीलिए हमने डे 1 पे ये हुकूमत सरकार से हमने कहा कि जो लोग जो चाइना से, बैंकॉक से, कोरिया से, इन जगहों से आ रहे हैं उसको आप मॉनिटर करें, उसकी स्क्रीनिंग कराएं। इसलिए हमने कहा कि आप थर्मल स्कैनर लगाएं तमाम ऐसे एयरपोर्ट पे जिनकी फ्लाइट वहां से आती है, ताकि ये पता चले कि किसी आदमी को फीवर है या कोई नजला जुकाम की शिकायत है तो उसको 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन पे रखें और ये डायग्नोज करें कि खुदा ना खास्ता इसको कोरोना वायरस तो नहीं है। लेकिन बुलंद बात सारी ये है कि हमारे पास, आपका जो बेसिक सवाल था कि क्या हमारे जानवर में, हमारे यहाँ जो पालतू जानवर हैं उनमें है कि नहीं है, ये उस वक्त पता होगा जब आपके पास लेबोरेटरी मौजूद होगी। बदकिस्मती से हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जब मैं कराची का जनरल सेक्रेटरी था 2005 से, मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वायरोलॉजी लैब का होना जरूरी है। कम से कम जो प्रोविंस का जो कैपिटल है लाइक कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में एक अच्छा वायरोलॉजी लैब होना चाहिए जिसमें के वायरस को डिटेक्ट करने के तमाम किट्स मौजूद होने चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब डेंगू की बात आती है तो डेंगू के किट्स आ जाते हैं, कोंगो वायरस की बात आती है तो कोंगो वायरस ले लेते हैं WHO से, और उसके बाद वो चलता रहता है। हमारी डिमांड ये है कि एक वायरोलॉजी लैब एक प्रोविंस में होना चाहिए और वो रिसर्च वर्क होना चाहिए उसके अंदर, जहां पर कि वैक्सीन भी तैयार हो। हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं तैयार होती है। अब हेल्थ का निजाम को अब मेरे ख्याल में अपग्रेड करना चाहिए, उस पर सिंसियरिटी के साथ उस पर काम करना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट में। अब बहुत हो गया, आवाम के लिए मेरे ख्याल में सेहत का शोबा जो बहुत ही पिसा हुआ है, डिटोरिएट कर रहा है, उसको मेरे ख्याल में अच्छा करना चाहिए। गरीब आवाम को हर चीज की सहूलत मुहैया होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको टेलीविजन पे देख रहे हैं, जो लोग ये खबरें सुन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है कि ये अगर नजला जुकाम किसी को, क्योंकि हमारे शहर कराची में इस वक्त नजला जुकाम, ये जो फ्लू है, वायरल इन्फ्लुएंजा हम कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाता है, ये मौजूद है। एक से दूसरे को आप अक्सर देखते हैं, लोग खांस रहे हैं, खांसी जब शुरू होती तो खत्म नहीं होती है, तो ये एक वायरस है। लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये कुछ दिन के बाद चला जाएगा।
लेकिन बात सारी ये है कि हमारे पास जब तक एक लैब नहीं होगा, लोग जाके किस तरह पता करेंगे कि ये हमारे जो भी हमारी तबीयत खराब है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, और अगर वायरस है तो कौन सा वायरस है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि कहा यह जाता है कि अगर गला खुश्क हो या गले में खराश हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये वायरस लग सके, यानी अगर प्रॉपर हाइड्रेशन ना हो। ये इस तरह की कोई बात नहीं है जी। एक्चुअली होता ये है कि सिम्टम्स जब डेवलप होते हैं तो ये नज़ले जुकाम की वजह, गले में खराश, बुखार हल्का सा हो सकता है, तेज बुखार हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ गले की खराश को आप कोंगो ये कोरोना वायरस नहीं कह सकते हैं जी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिम्टम कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की तरह, जैसे नज़ला जुकाम, गला खराब, गले में खराश, ये इस तरह होता है। लेकिन वही बात है कि जो लोग इसमें मुब्तला होते हैं, उनको परेशानी होती है कि मुझे है क्या। तो अगर ये सरकारी अस्पतालों में या वायरोलॉजी लैब कहीं पे हो जहां पर आसानी से पता चला लिया जाए कि ये चीज नहीं है, तो लोग रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है बुलंद, की जो लोग वहां पे चाइना में लोग हमारे बहुत सारे जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, कम से कम 2000 से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स वहां मौजूद है, खासकर जो वुहान जो शहर है जहां ये प्रॉब्लम आई हुई है, उसमें तकरीबन 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां मौजूद है जो कि बहुत टेंशन में है, उनकी फैमिली यहाँ बहुत टेंशन में है। और हमने आज ही हुकूमत से बड़ी दरखास्त की है कि खुदारा उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए, जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जाए। खुदा ना खास्ता एक लड़के को, बच्चे को, स्टूडेंट्स को कोई होता है तो सबको लगेगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा एक पैनिक फैलेगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कोरोना वायरस की किट पाकिस्तान में मौजूद है, यानी अगर कोई केस इस किस्म का सामने आता है तो क्या ये केस रिपोर्ट हो सकता है या इसकी तशखीस हो सकती है, या अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीसी डायग्नोस्टिक किट जो है वो मौजूद ही नहीं है? अच्छा, बात सारी है कि ये किट जो है ना, अभी किसी जगह पे तो कोई कर नहीं रहा, सिवाय NIH वो क्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट बताएगा कि ये वहां पे हो रहा है कि नहीं। सस्पेक्टेड 4 केसेस हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि शायद ये कोरोना वायरस ना हो, कोई और वायरस हो, लेकिन हम इस पे नहीं कह सकते। सस्पेक्ट के बाद उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस अर्लीस्ट होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि ये इस तरह से हो गया। और ये जो हमारी जो सारा हम जो जोर दे रहे हैं वो इसी बात से जोर दे रहे हैं कि लोग आना जाना चाइना में बहुत है, खासकर जो सीपेक का जो प्रोजेक्ट है हमारा, वहां से चाइनीज बहुत आते हैं। और अभी चूंकि चाइनीज की सेलिब्रेशन हो रही थी, लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो उसमें क्योंकि उसको पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन पहले बहुत से लोग इधर से उधर शहर के चीन के शहर मुख्तलिफ शहर में आ जा रहे थे। तो बहुत सारे लोग कैरियर होंगे, बहुत सारी ये बीमारी लेके फिर रहे होंगे अपने साथ, और अगर वो कराची या पाकिस्तान के किसी और शहर में आते तो यकीनन वो इस तरह के खुदा न खास्ता प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि इसकी प्रिवेंशन पे जोर दे और बहुत स्ट्रॉन्ग जोर दे। PMA ने आज फिर, हमने 5 दिन पहले भी कोरोना से बचने के एहतियाती तदाबीर अपनाए हैं, तो वो आप लोगों को भेजा है ताकि लोगों को पता चले। आज फिर हमने उसको रिपीट किया है और लोगों से दरखास्त की है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। परेशानी की बात नहीं है, अपनी कुव्वत मदाफियत बढ़ाए। कुव्वत मदाफियत अगर बढ़ जाएगी तो आपका जो है ये वायरस कुछ भी नहीं कर सकता। बढ़ाने के 3 फार्मूले हैं। एक तो ये है कि रात की नींद, हमारे यहाँ बदकिस्मती लोग रात को जागते हैं, जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, तमाम बीमारियां अटैक कर सकती है। रात को 7 से 8 घंटे की नींद ले, पानी ज्यादा पिए और अच्छा नरिश्ड खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, तो आपकी कुव्वत मदाफियत बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद मालूमात आपने फराहम की। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।